हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म डार्क जेंट की कहानी। एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जिनका परिवार भयंकर भूखे की वजह से भूख से परेशान है। उसके पास खाने के लिए एक मुट्ठी चावल तक नहीं बचता। वह मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से अपने परिवार को बचाने की प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वहाँ एक साधु आता है और उससे कहता है कि उसकी समस्या यहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह जाकर प्रार्थना करने से हल होगी। आदमी साधु की बात मानकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उधर भटकता रहता है। काफी दूर जाने के बाद वह बुरी तरह थक जाता है और गिर पड़ता है और वहीं पर वह झाड़ी के अंदर एक रहस्यमय मूर्ति देखता है। वह उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे दो। इतना कहकर जैसे ही वह वहां से जाने लगता है उसके पैर से कोई चीज टकराती है। नीचे देखने पर उसे एक मुट्ठी चावल मिलता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उस मूर्ति को अपना कुल देवता समझकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह फिर उसी जगह वापस आता है। वह देखता है कि वहां बहुत सारा कचरा पड़ा है। वह पूरी जगह साफ करता है और मूर्ति की पूजा करने लगता है। तभी अचानक उससे फिर कोई चीज टकराती है। इस बार वह चावल की बोरी होती है। वह आदमी खुशी से झूम उठता है। अब उसे समझ आने लगता है कि इस मूर्ति के पास प्रार्थना करने से उसकी हर जरूरत पूरी हो रही है। इसके बाद वह लगातार वहां पूजा करने लगता है और एक बोरी चावल की जगह 2 बोरी चावल मिलने लगते हैं। एक दिन उसका पिता उसे सलाह देता है कि जब यह शक्ति उसकी हर इच्छा पूरी कर रही है तो चावल मांगने की बजाय सोना मांगना चाहिए। आदमी सोने की मांग करता है। मूर्ति के चरणों में सोना देखकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसका पिता कहता है कि और ज्यादा सोना मांगो और फिर वो बाप बेटे और सोना मांगने लगते हैं और मूर्ति के चरणों में और ज्यादा सोना देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अगले ही पल वो सोना गायब हो जाता है और वो दोनों बाप बेटे हैरान रह जाते हैं कि वो सोना गायब कैसे हो गया। तभी पहली बार वो रहस्यमय मूर्ति बोल पड़ता है। वह मूर्ति कहती है, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। आदमी ने कहा, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी शैतान ने कहा, मुझे आजादी चाहिए और मुझे एक गर्भवती औरत का बच्चा चाहिए। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई भगवान नहीं बल्कि कुछ बहुत खतरनाक है। दोनों तुरंत उसी साधु के पास पहुंचे जिसने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था। उन्होंने पूरी बात बताई तो साधु ने कहा, कोई भगवान तुम्हारी हर इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं करता। वह भगवान नहीं है, वह एक शैतान है। साधु ने समझाया कि शैतान पहले इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करके उसका लालच बढ़ाता है। जब इंसान उसके जाल में फंस जाता है तो वह उससे ऐसा काम करवाता है जिससे पूरा वंश बर्बाद हो सकता है। इसके बाद कहानी अचानक कार्ति नाम के एक आदमी पर आ जाती है जो चेन्नई में अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता है। उसके माता पिता या कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। कार्ति का दोस्त शिवा उससे मिलने आता है। शिवा ने कार्ति को पैसे उधार दिए थे और अब काफी समय से वापस मांग रहा था, लेकिन कार्ति कहता है इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने में बहुत देर कर रही है। मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, मैं किसी तरह तेरे पैसे लौटा दूंगा। शिवा भी मजबूरी में वहां से चला जाता है क्योंकि घर पर उसकी पत्नी भी लगातार पैसों के लिए उस पर दबाव बना रही होती है। शिवा की पत्नी उससे नाराज होकर कहती है, तुमने अपने दोस्त की मदद करने के लिए हमारे पैसे उसे दे दिए लेकिन अब वह पैसे वापस भी नहीं कर रहा। तुम आखिर कैसे इंसान हो? शिवा कहता है, कार्ति पैसे देने से मना नहीं कर रहा, वह खुद किसी परेशानी में है। उसकी समस्या हल होती ही वह हमारे पैसे लौटा देगा। रात में कार्ति की पत्नी सो रही होती है। तभी अचानक घर में अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती है। वह घबराकर उठती है और देखती है कि पलंग के नीचे से जला हुआ एक हाथ बाहर निकल रहा है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद वह चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर बाथरूम में जाती है। अगली सुबह कार्ति को अचानक एक फोन आता है। फोन पर क्या बात होती है यह पता नहीं चलता, लेकिन कॉल के बाद वह अपनी पत्नी और बहन को तुरंत सामान पैक करने के लिए कहता है। दोनों पूछती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? कार्ति बताता है, मुझे अभी पता चला है कि हमारे दादा जिंदा हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। मरने से पहले वह हमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आज तक अपने दादा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कार्ति आगे बताता है कि दादा के पास बहुत सारी जमीन जायदाद हैं और हम ही उनके वारिस हैं। अगर हम वहां जाकर कागजों पर सही से हस्ताक्षर कर दें तो हमें वह संपत्ति मिल सकती है। कार्ति सोचता है कि अगर संपत्ति में से कुछ भी उसके हाथ लग गया तो वह उसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुका देगा।
तीनों अपना सामान लेकर गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर शिवा कार्तिक के घर पैसे लेने पहुंचता है, लेकिन घर पर ताला लगा होता है। कार्तिक का फोन भी बंद आता है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि तीनों कुछ देर पहले ही अपने पुश्तैनी गांव के लिए निकल चुके हैं। उधर कार्तिक अपनी पत्नी और बहन गांव पहुंचते हैं। वहां एक आदमी फोन करके रास्ता बताता है। वह कहता है कि पुल पार करके आगे आना, वहीं तुम्हारा घर मिलेगा। तीनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक बहुत पुराना और सुनसान घर दिखाई देता है। घर धूल और कचरे से भरा हुआ था। वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। कार्तिक की बहन मजाक करते हुए कहती है, क्या सच में इस पुराने घर को बेचकर तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा? लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि इस घर के अंदर उनके लिए सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और खौफनाक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। कार्तिक की पत्नी पेट पकड़कर बैठ जाती है। कार्तिक घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? अस्पताल चलें? तभी उसकी पत्नी खुश होकर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। कार्तिक यह सुनकर बहुत खुश होता है। उसकी बहन भी कहती है कि शायद इस घर में आने के बाद उनकी किस्मत बदलने वाली है। इसके बाद तीनों अपने दादा से मिलने जाते हैं। एक कमरे में उन्हें उनका बूढ़ा दादा बिस्तर पर पड़ा मिलता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि दादा उनकी किसी बात पर जवाब नहीं देते और लगातार कार्तिक की पत्नी के पेट को घूरते रहते हैं। यह देखकर तीनों को कुछ अजीब जरूर लगता है, लेकिन वे कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां सैंथिल नाम का आदमी आता है। वही उन्हें यहाँ बुलाने वाला था। वह बताता है कि संपत्ति के कागज उनके नाम करने के लिए उन्हें कुछ दिन इसी घर में रहना पड़ेगा। सैंथिल के जाने के बाद तीनों पुराने घर की सफाई करने लगते हैं। रात में कार्तिक और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि गांव आने से पहले ज्योतिषी ने चेतावनी दी थी कि उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां और कोर्ट कचहरी के मामले आने वाले हैं। कार्तिक उन्हें समझाता है कि दादा की सारी संपत्ति हमें मिलने वाली है। अगर हम संपत्ति बेचकर अपना कर्ज चुका दें तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तभी कार्तिक को खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है, जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। वह तुरंत खिड़की के पास जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह कार्तिक गांव में अपने रिश्तेदारों और संपत्ति के बारे में पता करने निकल जाता है। उसकी बहन भी घर में बैठे बैठे परेशान होकर बाहर घूमने जाने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि इस सुनसान गाँव में हर कदम के साथ उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। कार्तिक की पत्नी अपने दादा के कमरे में जाती है और कहती है, दादा मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि वह स्वस्थ पैदा हो। लेकिन दादा कुछ नहीं बोलते, वह बस लगातार उसकी गर्भवती पेट की तरफ घूरते रहते हैं। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वह वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक की बहन दीप्ति अकेली खेतों की तरफ घूम रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है। वह उसका बॉयफ्रेंड होता है और कहता है, तुम बिना बताए यहाँ चली आई? तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी परेशानी हुई पता है? दीप्ति गुस्से में कहती है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो और वापस चले जाओ। शाम को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। तभी दीप्ति गुस्से में घर में आती है और शिकायत करती है कि इस पुराने घर में ठीक से बाथरूम तक नहीं है। उसी दौरान कार्तिक की पत्नी बताती है कि दादा सुबह से कुछ खा नहीं रहे हैं। खाना कमरे में रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं। कार्तिक खाना लेकर दादा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप हमसे बात भी नहीं करते और खाना भी नहीं खाते। हमें लगा था कि हमारी माँ के जाने के बाद इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन जब पता चला कि हमारे दादा अभी भी जिंदा हैं तो हमें बहुत खुशी हुई थी। लेकिन दादा फिर भी एक शब्द नहीं बोलते। समय बीतता जाता है और गांव में त्योहार शुरू हो जाता है। कार्तिक, उसकी पत्नी और दीप्ति भी गांव के लोगों के साथ त्योहार में शामिल होकर कुछ दिन खुशी से बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ शिवा की पत्नी लगातार उससे पैसे मांगती रहती है। वह कहती है कि तुम कहते थे कि कार्तिक हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन वह बिना बताए गाँव चला गया। शिवा फिर भी कार्तिक पर भरोसा करता है, लेकिन इसी बीच दीप्ति के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वह कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी खिड़की के पास किसी के खड़े होने जैसा एहसास होता है और बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर कमरे में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक घर के अंदर अजीब और अलौकिक घटनाएं शुरू हो जाती है। दीप्ति को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इस घर में उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह कार्तिक अपनी पत्नी से कहता है कि सैंथिल जो उन्हें इस गांव में लेकर आया था अचानक गायब हो गया है। वह कहता है कि गांव में जाकर उसके बारे में पता करके आता हूँ। तभी उसकी पत्नी पिछली रात की अजीब आवाजें के बारे में बताती है। उसने घर के बाहर घंटी और शंख जैसी आवाजें सुनी थी। कार्तिक बताता है कि यह शायद गांव की पुरानी परंपरा होगी, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक के जाते ही उसकी पत्नी को महसूस होता है कि घर में कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जहाँ जाती है उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता।
कुछ देर बाद एक पुलिस वाला घर आता है। वह पानी मांगता है और घर के बारे में पूछताछ करता है। उसकी नज़रें देखकर कार्ति की पत्नी को उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लगते। पानी पीकर वह पुलिस वाला वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दीप्ति गांव में घूम रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है, जिस घर में तुम लोग रह रहे हो उसके बारे में गांव में कोई भी अच्छी बात नहीं करता। लोगों का कहना है कि उस घर में कुछ अजीब है, तुम मेरे साथ चलो। दीप्ति मना कर देती है। वह कहती है कि हमारे पास माँ के अलावा कोई नहीं था। अब जब हमें पता चला है कि हमारे दादा जिंदा हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उसका बॉयफ्रेंड एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि कल रात मैं तुम्हारे घर की खिड़की के बाहर खड़ा था। मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे एक डरावनी परछाई देखी थी। दीप्ति यह सुनकर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। इधर कार्तिक गाँव में सेंथिल को ढूंढता है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आखिर वह वापस घर लौट आता है। उस रात कार्तिक को सोते समय एक अजीब सपना आता है और वह नींद में ही डरकर कहने लगता है, नहीं नहीं। उसकी समय उसकी पत्नी पति के लिए उठती है। बाहर निकलते ही उसे फिर घर के अंदर किसी के चलने की आवाज और परछाई दिखाई देती है। वह सोचती है कि शायद दीप्ति होगी, लेकिन उसका कमरा खोल कर देखती है तो दीप्ति गहरी नींद में सो रही होती है। अब सवाल था कि अगर दीप्ति कमरे में सो रही है तो फिर घर के अंदर घूम कौन रहा था। कार्तिक की पत्नी को शक होता है कि घर में कोई घूम रहा है। वह दीप्ति और दादा के कमरे में जाकर देखती है, लेकिन दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वह पूरे घर में तलाश करती है, मगर वहां कोई नहीं मिलता। बाहर से सिर्फ शंख जैसी आवाज आती है। इधर शिवा भी कार्तिक को ढूंढते हुए गाँव में पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को फोन करने वाला होता है, लेकिन उसका फोन गलती से पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक गांव के लोगों से सेंथिल के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी सेंथिल नाम के आदमी को पहचानता तक नहीं। एक बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं, जिस इलाके में तुम रह रहे हो वह बहुत खतरनाक माना जाता है। वहां जाने वाले लोगों का दिमाग ठीक नहीं रहता, उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। कार्ति इन बातों को सुनकर परेशान हो जाता है। उसी रात दीप्ति की अचानक नींद खुलती है। उसकी नजर पास में सो रहे कार्ति पर पड़ती है, लेकिन कार्ति का चेहरा और उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब होता है। दीप्ति डरकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कार्ति बिना कुछ बोले अजीब तरीके से कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह कार्ति काफी परेशान और थका हुआ बैठा होता है। तभी दीप्ति का बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है। उसे देखते ही कार्ति भड़क जाता है और दीप्ति पर चिल्लाते हुए उसे एक थप्पड़ मार देता है। लड़का डरकर कहता है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, इस घर में जरूर कोई समस्या है, आप लोग तुरंत यह घर छोड़ दीजिए। लेकिन कार्ति उसकी एक नहीं सुनता और घर से बाहर निकाल देता है। कार्ति की पत्नी भी यह देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा। कार्ति गुस्से में कहता है कि इन सब परेशानियों की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। यह कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद एक साधु उसके पास आकर बैठता है और पूछता है कि तुम इस गाँव में नए हो। कार्ति बताता है कि उसकी माँ मीना कभी इसी गाँव में रहती थी और वह उसके बारे में जानकारी लेने आया है। साधु यह नाम सुनते ही चौंक जाता है और कहता है कि तुम मीना के बेटे हो। कार्तिक के हाँ कहने पर ही साधु गंभीर होकर कहता है, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस गांव की सच्चाई बताई होती तो तुम कभी यहाँ कदम नहीं रखते। अब कार्तिक समझ जाता है कि उसकी माँ ने उससे इस गांव का सबसे बड़ा राज छिपाया था। कार्तिक साधु से पूछता है कि मेरी माँ ने हमें इस गांव के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया और मेरे पिता की मौत कैसी हुई थी। साधु उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि तुम्हारे पिता की हत्या तुम्हारी माँ ने ही की थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था और उसकी माँ कार्तिक को बचपन में गांव छोड़कर क्यों चली गई थी, इसका राज अभी सामने नहीं आता। उसी रात दीप्ति के कमरे में एक डरावना बच्चा दिखाई देता है। वह चीखने लगती है और भागकर बाहर आती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। तभी दोनों की नजर एक रहस्यमयी परछाई पर पड़ती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। पास आने पर पता चलता है कि वह कार्ति है, लेकिन वह बिल्कुल अजीब हालात में चलते हुए घर से बाहर जा रहा होता है। दोनों चुपचाप उसका पीछा करती है। कार्ति खेतों को पार करके उसी सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां फिल्म की शुरुआत में वह रहस्यमय शक्ति मौजूद थी। वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। कार्ति एक जिंदा मुर्गे को कच्चा खा रहा होता है। यह देखकर दोनों डरकर घर वापस भागती है, लेकिन घर पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कार्ति पहले से ही घर में मौजूद होता है। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से पूछता है कि तुम दोनों रात में कहाँ गई थी। दोनों डरते हुए पूछती है, लेकिन तुम तो अभी बाहर थे। कार्ति कहता है, मैं तो यहीं था। अब उन्हें समझ आ जाता है कि आखिर बाहर उन्होंने किसी को देखा था। कार्तिक उन्हें समझाता है कि बेकार की बातें करके इस घर को बेचने का आखिरी रास्ता खराब मत करो। इसी संपत्ति को बेचकर वह अपना कर्ज चुकाना चाहता है।
तभी घर के अंदर फिर एक अजीब परछाई दिखाई देती है और तीनों डर जाते हैं। उधर शिवा का फोन ठीक हो जाता है। उसकी पत्नी बताती है कि उसने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में कर दी थी। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी गांव में शिवा की तस्वीर लेकर उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है और तभी अचानक सेंथिल उसी पुराने घर में वापस पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों तक सेंथिल कहाँ था और अब वह अचानक वापस क्यों आया है। सेंथिल वापस घर आता है। कार्ती उससे कहता है कि आप हमें यहाँ छोड़कर इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे। इस घर में अजीब घटनाएं हो रही है और हम बहुत डर गए हैं। अब हम गाँव छोड़कर जाना चाहते हैं। सेंथिल उन्हें रोकते हुए कहता है कि थोड़ा और रुक जाइए। आपके दादा की उंगली के निशान के बिना संपत्ति आपके नाम नहीं हो सकती। मैं बस यही काम पूरा कर रहा हूँ, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वह उन्हें पहले दादा से बात करने की सलाह देता है। उधर दीप्ति का बॉयफ्रेंड एक दुकान पर बैठा होता है। तभी शिवा वहाँ पहुँचता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि शिवा कार्ती से अपना पैसा लेने आया है। शिवा की पत्नी ने उसके गायब होने की शिकायत पुलिस में कर दी थी, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। जब शिवा बताता है कि उसे कार्ती से पैसे लेने हैं तो दीप्ति का बॉयफ्रेंड कहता है, कार्ती मेरे दोस्त का भाई है, मुझे उसका घर पता है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। वह शिवा को कार्ती के घर पहुंचा देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर कार्ती अपने दादा के कमरे में जाकर कहता है, हम इस घर में नहीं रहना चाहते, हम वापस जाने का फैसला कर चुके हैं, आपको बताने के लिए आया था। तभी दादा अचानक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसी पल कार्ती का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। बाहर जाने के बाद वह शिवा को देखता है। शिवा उससे अपने पैसे मांगता है और अपनी परेशानी बताता है, लेकिन कार्ती अचानक शिवा की पत्नी के बारे में गलत बातें करने लगता है। शिवा उसे रोकता है और कहता है, ऐसी बातें मत कर, वह मेरी पत्नी है। कार्ती जानबूझकर उसे उकसाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन वह कार्ती नहीं, जैसे उसके अंदर कोई और ही शक्ति हो। वह शिवा को बेरहमी से पीटता है और आखिरकार उसे दरवाजे पर पटक पटक कर मार डालता है। कार्ती की पत्नी और बहन यह देखकर डर जाती हैं और रोने लगती है। तभी अचानक कार्ती फिर से सामान्य हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, शिवा यहाँ कब आया। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगती है। अब सवाल है, बाहर कौन खड़ा है। शिवा की हत्या के बाद कार्ती और उसकी पत्नी खून के निशान साफ करने लगते हैं। इसके बाद कार्ती शिवा की लाश को उठाकर घर के एक कमरे में छिपा देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर दीप्ति का बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। वह कहता है, आज दीप्ति का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेकर आया हूँ। तीनों घबरा जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार दीप्ति गुस्से में उसे डांट देती है। तभी उसके पीछे एक पुलिस अधिकारी खड़ा दिखाई देता है। पुलिस वाला घर के अंदर आता है। दीप्ति डर जाती है, लेकिन पुलिस के सामने सामान्य दिखने के लिए केक काटने लगती है। पुलिस वाला कार्ती की पत्नी से पूछता है, क्या यही तुम्हारा पति है। कार्ती तुरंत जवाब देता है, हाँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं। पुलिस अधिकारी शिवा की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने उसके लापता होने की शिकायत की थी, वह शिवा को ढूंढते हुए यहाँ आया है। शिवा की तस्वीर देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा तक नहीं है, लेकिन दीप्ति का बॉयफ्रेंड सच बता देता है, सर मैं तो आज दोपहर शिवा को यहाँ छोड़कर गया था। अब पुलिस को पूरे शक हो जाता है। वह पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान वह उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां शिवा की लाश छिपाई गई थी। लाश देखते ही पुलिस वाले का रवैया बदल जाता है। वह कहता है कि तो तुम लोगों ने शिवा को मार दिया। दीप्ति की बहन सफाई देती है कि शिवा अपना पैसा मांगने आया था और कार्ती से उसका झगड़ा हो गया था, उसी लड़ाई में उसकी मौत हो गई। पुलिस वाला कहता है कि झगड़े में किसी की जान चली जाए तो उसे भी हत्या ही कहते हैं। अब तुम तीनों पर केस होगा। कार्ती डरकर कहता है, सर मेरी पत्नी और बहन को इसमें मत फंसाइए। पुलिस वाला एक शर्त रखता है, अगर तुम अपने दादा की संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो तो तुम्हें बचा सकता हूँ। मजबूरी में कार्ती तैयार हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाला दादा के कमरे में जाता है और वहाँ रखी एक पुरानी तस्वीर देखकर पूछता है, क्या यही तुम्हारे दादा हैं। वह अंदर जाता है, लेकिन वहाँ दादा का कोई नामो निशान तक नहीं होता। उस खतरनाक घर में अब एक राज खुलता है। पुलिस वाला जब पुराने दादा की तस्वीर दिखाता है तो पता चलता है कि दादा और उन्हें यहाँ बुलाने वाला सेंथिल दोनों की मौत पहले ही हो चुकी है। यानी जिन लोगों से ये लोग अब तक मिल रहे थे वे आखिर कौन थे। पुलिस वाला इस बात का फायदा उठाकर परिवार को धमकाने लगता है और बदले में गलत मांग रखता है। तभी कार्तिक का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह गुस्से में पुलिस
पुलिस वाले से भिड़ जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी को लगने लगता है कि इस घर में कोई बुरी ताकत मौजूद है। इसी बीच दीप्ति का बॉयफ्रेंड घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर उसे वही मरा हुआ दादा खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह वहीं गिर पड़ता है। दूसरी तरफ कार्ति अपनी पत्नी को जबरदस्ती एक रहस्यमय जगह ले जाता है, जहां जमीन पर एक बड़ा मंत्रों से बना चक्र बना हुआ है और पास में एक खतरनाक हथियार रखा है। उसकी पत्नी समझ जाती है कि आखिर कार्तिक उसे यहाँ क्यों लाया है। तभी कहानी पीछे चली जाती है और पुराने समय का राज सामने आता है। जिस शैतान की पूजा कभी एक आदमी ने शुरू की थी, वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था, लेकिन बदले में उसने उस आदमी से उसके होने वाले बच्चे की बलि मांग ली थी। साधु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक शैतान है। अगर उसकी बात मानी गई तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, लेकिन लालच ने उस आदमी को शैतान की और करीब पहुंचा दिया। अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। कार्तिक के पिता अपनी पत्नी को समझाते हैं कि अगर वे अपने होने वाले बच्चे को शक्ति के नाम पर बलि दे दें तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। लेकिन पत्नी इस बात से डर जाती है और साफ मना कर देती है। इसके बाद कार्तिक का पिता अपने बूढ़े पिता के पास जाता है। वहां उसे एक ऐसा पेय दिया जाता है जिसके बाद वह पूरी तरह उनके वश में हो जाता है। रात में उसे एक खतरनाक पूजा के लिए बैठाया जाता है, जहां उसकी गर्भवती पत्नी को भी लाया जाता है। लेकिन मौका मिलते ही कार्तिक की मां वहां से भाग जाती है और अपने बेटे को लेकर दूर चली जाती है। कार्तिक का पिता उसे रोकने पहुंचता है, लेकिन दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हो जाता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां मजबूरी में ऐसा कदम उठाती है जिससे कार्तिक के पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद कार्तिक की मां दूसरी जगह जाकर अपनी बेटी को जन्म देती है और दोनों बच्चों को लेकर जिंदगी शुरू करती है। लेकिन बूढ़ा आदमी हार नहीं मानता। वह अपनी ही गर्भवती बेटी को निशाना बना लेता है और उसे उसी रहस्यमय जगह पर ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसे लगता है कि अब शैतान इसकी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन शैतान साफ कह देता है कि तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की, मुझे तुम्हारे अपने खून की संतान चाहिए थी। तभी बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि असली निशाना कार्तिक की आने वाली संतान है। इसलिए वह इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि कार्तिक बड़ा हो, उसकी शादी हो और उसके बच्चे का जन्म हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्तिक का दादा मरने के बाद भी अपनी आत्मा के जरिए परिवार की प्रभावित करता रहता है। उसका मकसद सिर्फ एक था, उस खतरनाक दानव को कार्तिक के परिवार की संतान की बलि देना। अब कार्ति अपनी पत्नी को उसी रहस्यमय चक्र के बीच मारने वाला होता है। तभी उसकी मां की आत्मा वहां पहुंच जाती है और उसे रोक देती है। कार्तिक को होश आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। पुलिस वाला दोनों को बचाकर अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पत्नी की जान बच गई है, लेकिन उसके पेट में बच्चा नहीं है। यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कार्तिक एक साधु से मिलता है जो उसे बताता है कि उसके पिता और दादा ने सालों पहले उसी दानव की पूजा की थी। दानव ने उनकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इस परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। तभी से वह पूरे खानदान को खत्म करने की योजना बना रहा था। लेकिन दानव को सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, उसे आजाद होने के लिए एक इंसानी शरीर भी चाहिए था। इसलिए जब कार्तिक की पत्नी गर्भवती हुई तो दानव ने उसके गर्भ में अपनी आत्मा डाल दी और बच्चे के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने लगा। साधु कार्तिक को एक तरीका बताता है, अगर समय रहते उस बच्चे को दानव की आत्मा से अलग कर दिया जाए तो परिवार बच सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक भी बूंद खून उस रहस्यमय चक्र पर नहीं गिरना चाहिए। कार्तिक से यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसकी पत्नी का खून चक्र पर गिर जाता है। उसके बाद कार्तिक को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। जेल में बैठकर उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में वही गलती कर दी जिसका दानव इतने सालों से इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी फिल्म की कहानी भी इसी तरह आसान भाषा में समझाऊं तो उसका नाम भी कमेंट कर दीजिए। जल्द ही एक और शानदार कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी।